हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे, और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बात जाने दे सुधा, अब तुम कब ब्याह करेगी। जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे। तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पकड़ की छाँव को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टाप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने। बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे क्यों। गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह, क्यों। कितने सुंदर कमाल के हैं। वाह क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं। ना, मैंने देखे हैं। कहाँ। असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी। ना, ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती हैं। ना, बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं वहाँ जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गलियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई नहीं। वे आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो
अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुना सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अरसोही अंगड़ाई ना लिया करो, ऐसे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। छत बेहद छेपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो, एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है? वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनो। एक रियायतेरगी है और ख्वाबे कायनात डूबते जाते हैं, तारे भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब? सुधा ने पूछा। रियायतेरगी के मायने अंधेरे की चादर और ख्वाबे कयामत के माने जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रियायतेरगी है और ख्वाबे कायनात डूबते जाते हैं, तारे भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा। अंधकार की चादर जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेहूं, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता, किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाए है। ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी और फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर
उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी। अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहो कार। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई लिखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काला तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थीं। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उठ देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है, आज जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के
पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदन ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो उसे मालूम होगा, चंदन ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना। बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहते कि नहा रहे हैं? चंदन ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदन की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदन आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला। आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदन एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तब चढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मुंह